पीएम मोदी ने FIPIC के सम्मेलन में लिया हिस्सा। अफ्रीकी देशों के विकास में मदद करेगा भारत। न्यू पापुआ गिनी से पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए हुए रवाना। श्रीनगर में G20 की बैठक आज से हो रही शुरू। कई देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। चीन, तुर्की, सऊदी अरब शामिल नहीं। दो 2000 का नोट बदलने को लेकर RBI गवर्नर ने दी सलाह। घबराने की जरूरत नहीं, नोट बदलने के लिए 4 महीने का है समय। पुलवामा हमले को लेकर पूर्व राज्यपाल का केंद्र पर हमला। केंद्र सरकार पर सत्यपाल ने लगाए आरोप। चुप रहने के लिए कहा था सत्यपाल मलिक। और बलिया में नदी में नाव पलटने के बाद लापता लोगों की तलाश तेज। 3 महिलाओं की मौत, दर्जन भर लापता। नमस्कार, TNP न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। दक्षिण परगना पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में 3 महिलाओं की मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां पर परगना पटाखा फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है और ऐसे में इस धमाके में 3 महिलाओं की मौत हो गई। धमाके के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है। हालांकि अफरा तफरी का माहौल है। पटाखा फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण यह जानकारी तो आपको बता दें, दक्षिण परगना पटाखा फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है और इस धमाके में 3 महिलाओं की मौत हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और जो पटाखा फैक्ट्री का मालिक था उसे भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर किन कारणों के चलते यह हादसा हुआ, किन कारणों की वजह से यह धमाका हुआ, फिलहाल पुलिस प्रशासन उसकी तफ्तीश में जुटा हुआ है। फिलहाल इस हादसे में, इस धमाके में 3 महिलाओं की मौत हो गई। दक्षिण परगना पटाखा फैक्ट्री में फिलहाल यह धमाका हुआ और इस धमाके की चपेट में 3 महिलाएं आ गईं। कई लोग घायल भी हुए हैं और ऐसे में इस धमाके के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस पूरे मामले की छानबीन में भी जुटी है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक और मूसेवाला मर्डर के तार जुड़े। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ। अतीक और अशरफ हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, बिश्नोई गैंग से मिली पिस्टल से हुई हत्या। तो यूपी पुलिस को फिलहाल पुख्ता सबूत मिले हैं। अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या कर दी गई, कहीं ना कहीं उसके तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए मिले हैं और तफ्तीश में पुलिस प्रशासन को इसका यह पुख्ता सबूत मिला है। आपको बता दें, सलमान को भी मारना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई। हालांकि आज और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय खान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से अतीक और अशरफ को मौत का घाट उतार दिया गया, पुलिस को इसके पुख्ता सबूत मिले हैं, कहीं ना कहीं इसके तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल जावेद जी, आपको बता दें जिस तरीके से अतीक और अशरफ का मर्डर केस है तो इसमें न्याय विभाग की टीम, SIT की टीम जो जांच कर रही, जांच के दायरे बढ़ने पे पूरी तरीके से ये साफ होता नजर आ रहा है कि मूसेवाला मर्डर के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक चीज ये शामिल हुई कि अतीक और अशरफ हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी हाथ है और इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यूपी पुलिस की ये पुख्ता सबूत मिलने से जो पिस्टल थी वो बरामद की गई है न्याय विभाग और SIT की टीम को, यूपी पुलिस को, जो वहां पर जिस पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी। लेकिन यहीं पे एक सवाल और खड़े होते हैं कि जब वो तीनों शूटर, जब वहां पे SIT की टीम उनसे पूछताछ कर रही थी तो उस दौरान जो तुर्की पिस्टल सनी जो शूटर था उसके पास उसके निशानदेही से जो बरामद हुआ था वो तुर्की पिस्टल गोगी गैंग जो दिल्ली का है उससे भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब न्याय विभाग की टीम जांच का दायरा बढ़ाई। जिस तरीके से अगर पुख्ता सबूत मिले हैं यूपी पुलिस को कि बिश्नोई गैंग से जोड़ा जा रहा है ये पूरा तार मूसेवाला मर्डर केस से, तो कहीं ना कहीं पुलिस ये जांच का दायरा जो बढ़ा रही तो ये साफ होता नजर आ रहा है। जल्द से जल्द इसका खुलासा कैसे करती है यूपी पुलिस या SIT की टीम या न्याय विभाग की टीम जो जांच का दायरा बढ़ रहा है जावेद जी। लेकिन कई गैंगों का सामना होना
अब पूरी तरीके से जब ये फाइनल होगा और जब आधिकारिक पुष्टि होगी पूरी तरीके से, तभी ये क्लियर होगा कि आखिरकार वो बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ मामला था, अतीक अहमद मर्डर केस, या घोगी गैंग था, या और कोई इसमें किसी नेता या किसी वर्दीधारी किस तरीके से किसका हाथ है, जो पूरी तरीके से सबूत मिल रहे हैं, तार से तार जुड़ रहा है, ये पूरी तरीके से तभी फाइनल हो पाएगा। जावेद संजय, फिलहाल पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक इस पर निकलकर सामने आई है, और क्या वाकई ये पुख्ता सबूत है? चूंकि जो लॉरेंस बिश्नोई है कुख्यात गैंगस्टर है, और इस कुख्यात गैंगस्टर के रडार पर आज ही एनआईए ने जिस तरह से इससे पूछताछ की, 10 ऐसे टॉप 10 गैंगस्टर हैं, और सलमान खान की बात की जाए तो सलमान खान का भी नाम उसमें शामिल है, और इसने खुद कबूलनामा अपना ये दिया है कि सलमान खान पहले नंबर पर है, पहला टारगेट मेरा सलमान खान है। तो अतीक और अशरफ कैसे इसकी रडार पर, क्या कुछ कनेक्शन? देखिए, अब अगर इस तरीके से बात करें ना, ये कि जो जाकिम है, जो गैंगस्टरों से जो भी है माफिया, उनसे जांच पड़ताल कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो पुलिस को सबूत मिलेगा, लेकिन आधिकारिक पुष्टि किसी तरीके से नहीं हो पाई, केवल सूत्रों से खबर चल रही है। तो ऐसे में जब उन गैंगस्टर, जैसे सलमान खान की बातें सामने आ रही कि सलमान खान को भी वो मारना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से कनेक्शन है, ये आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही जावेद जी पूरी तरीके से फाइनल होगा। अभी ये कहना पूरी तरीके से जल्दबाजी होगा कि अगर हम ये कहा जाए कि पूरी तरीके से जो पुलिस टीम थी, जो बिश्नोई गैंग जो शामिल कर रही है, तो बिश्नोई गैंग से उसका कनेक्शन किस तरीके से था, आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ये पूरी तरीके से फाइनल होगा कि आखिरकार इस मर्डर केस में जो भी गैंग के थे या अन्य जो गैंगस्टर के तहत उनको पूछा जा रहा है, उससे जानकारी ली जा रही है, एनआईए की टीम कर रही है। तो ये पूरा बयान जब दर्ज होगा तभी ये पूरी तरीके से फाइनल हो पाएगा। जावेद जी, तो संजय, कुल मिलाकर आपका कहना है कि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि अतीक और अशरफ की जो हत्या के तार हैं वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, अभी इस मामले में किसी भी तरीके से कोई अधिकारी बोलने के लिए नहीं तैयार है, चाहे हम 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड से बात करें या अब 15 अप्रैल तक अतीक अशरफ मर्डर केस तक बात करें, तो इस मामले में किसी भी तरीके से कोई अधिकारी इस मामले में नहीं बोल रहा है। जितने भी तार से तार जुड़े जा रहे हैं, जितनी भी जांच का दायरा बढ़ रहा है, हर एक खबरें चल रही हैं, लेकिन किसी भी तरीके से कोई अधिकारी इसमें बोलने के लिए नहीं तैयार है कि आखिरकार एक जांच का दायरा कहां तक बढ़ा, इसमें किस लोगों को शामिल किया गया, कितने लोगों को हिरासत में लेकर क्या जांच पड़ताल के दायरे में आया है, ये पूरी तरीके से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। बिल्कुल संजय, ये देखना काफी अहम होगा, चूंकि जिस तरह से आपने बताया कि सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी इस बात की नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, उधर उमेश पाल हत्याकांड के शूटर अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान के साथ मुठभेड़ में शामिल 36 पुलिसकर्मियों के बयान आज से दर्ज होंगे। सभी पुलिसकर्मियों को राजधानी लखनऊ में 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग के समक्ष पेश होकर बयान दर्ज कराना होगा। बता दें कि इसमें थाना पुलिस के साथ ही एसओजी में तैनात पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि अरबाज और विजय चौधरी एनकाउंटर की जांच सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा और पूर्व डीजी विजय कुमार गुप्ता कर रहे हैं। बता दें कि अरबाज का एनकाउंटर 27 फरवरी को हुआ, जबकि विजय चौधरी का एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, उधर मुख्तार को वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आपको बता दें मुख्तार अंसारी को वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कांग्रेस नेता अवधेश सिंह हत्या मामले में मुख्तार अंसारी की यह पेशी होगी, और हत्या मामले में अदालत ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। 31 साल पहले हुई थी कांग्रेस नेता की यह हत्या मामले में 5 जून को हालांकि सजा का ऐलान भी किया गया। तो आपको बता दें 31 साल पहले इस कांग्रेस नेता की हत्या हुई थी। हत्या के मामले में 5 जून को सजा का ऐलान किया जाएगा। तो जिस तरह से मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया, उधर हिंद प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए भारत हिंद प्रशांत देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी का ये दौरा भी उसी रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी हिंद प्रशांत महासागर के देश पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने FIPIC के 3रे सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत महासागर के देशों के लिए 12 सूत्रीय एक्शन प्लान का ऐलान किया। बता दें कि हिंद प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए
भारत हिंद प्रशांत देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी का ये दौरा भी उसी रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी न्यू पापुआ गिनी से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने न्यू पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है। उद्घाटन होने से पहले ही इस पर सियासत होना शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराने की मांग की, तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने पलटवार में कहा, रिपोर्ट में देखिए। 28 मई 2023 यानी कि महज एक हफ्ते के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उद्घाटन से पहले इसके ऊपर अब सियासत तेज हो गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से करवाने की अपील की है, जिसके बाद देश के अंदर सियासत अब गर्माती नजर आ रही है। राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने ये कहा है कि संसद भवन बनाने का पूरा प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के कोई भी अच्छे काम राहुल गांधी को रास नहीं आते। जब भारत का इतना सुंदर नई संसद बनी है, लगभग 100 वर्षों के बाद पुरानी संसद लीक करती थी, बाकी तो परेशानी क्या है? क्यों? मोटी बात यह है कि यह पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। आज देखिए कितना कर्तव्य पथ बन गया। सब बढ़िया बनता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कोई काम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है। उनको शुभकामना। माननीय स्पीकर लोकसभा ने उनको बुलाया, आपको मालूम है, आमंत्रित किया है। तो राहुल गांधी कभी ना कभी तो अपना दिल बड़ा दिखाइए, या नरेंद्र मोदी के बारे में आपका दिल छोटा ही रहेगा हमेशा। कांग्रेस ने नए संसद भवन को पीएम नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना बताते हुए इसकी जरूरत पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने कहा कि ऐसी इमारत की आखिर क्या जरूरत है, जब विपक्ष की आवाज बंद कर दी गई। इतना ही, कांग्रेस ने संसद भवन के उद्घाटन की तारीख पर सवालिया निशान खड़ा किया। दरअसल 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है और ऐसे समय में कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि इस दिन को चुनना महज संयोग है या फिर रणनीति के तहत ये कोई प्रयोग है। बता दें, संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसके तहत नई दिल्ली स्थित देश के पावर सेंटर का नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके साथ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण, एक सामान केंद्रीय सचिवालय का निर्माण और प्रधानमंत्री का एक नया कार्यकाल और आवास के साथ एक नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव का निर्माण कर रहा है। बहरहाल, राहुल गांधी के बयान के बाद देश के अंदर अब सियासत गर्माती नजर आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। उधर यूपी के बलिया में शहर से कुछ दूरी पर मालदेपुर गंगा नदी में नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे के वक्त नाव में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैबतपुर नरेंद्र राय के अनुसार नाव की उचित व्यवस्था नहीं थी। सोमवार को मुंडन संस्कार के दौरान गंगा नदी में नाव से यह हादसा हुआ। प्रशासन के साथ स्थानीय लोग बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं पीपा पुल बंद कर दिया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। कुमार चौहान है। क्या घर हमारा जोरेडी है। हम भी यहाँ पे वार पे आए थे, ठीक है। तो हमारे फैमिली लोग नहाकर सब निकल गए थे। हम लोग नहा रहे थे, उधर से एक बाहर जा रहा था, छोटी नाई थी, उसमें करीबन 40 आदमी थे। तो एक बड़ी नाई थी, इधर से भी उधर जाने के लिए। एक ही बार वो नाई जा रही थी, नाई ऐसे ऐसे लप मार रही थी, अचानक नाई पलटी मार गई। जाने में जानता लोग उधर का भी पहले से हो गए, इधर से नाई हम लोग गया, हम लोग से हो गए किए है। 3 लोग को हम बचा है, इधर मौजूद है 3 लोग, आप देख सकते हैं। इसमें नाव में 40 आदमी होगा, 40 से ज्यादा, लेकिन 40 आदमी मान हम 3 आदमी बचा है। 3 आदमी बचा है। वहाँ प्रशासन देखे हैं, जानता बोले कि भी आप जितने को आप निकाल रहे हैं वो तो करे, आप हॉस्पिटल लेकर जाइए।
और चलिए इसी बीच राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। पहलवान नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए हैं। ब्रजभूषण के चैलेंज पर बोले पहलवान कि हम भी अपना नार्को टेस्ट कराएंगे। पहलवान नार्को टेस्ट के लिए फिलहाल तैयार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये नार्को टेस्ट के लिए तैयार हुए हैं। चूंकि जिस तरह से ब्रजभूषण ने पोस्ट किया था कि मैं अपना नार्को टेस्ट तभी कराऊंगा जब पहलवान भी मेरे साथ अपना नार्को टेस्ट कराएंगे, जो खुद अब पहलवानों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद पहलवानों का साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हम भी अपना नार्को टेस्ट कराएंगे। तो बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर पहलवानों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम भी अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये अपना नार्को टेस्ट कराएंगे। तो दिल्ली में पहलवानों ने नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए हैं। जिस तरह से लगातार यौन शोषण मामले को लेकर जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन, और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से ब्रजभूषण ने चैलेंज दिया था पहलवानों को कि मैं तभी अपना नार्को टेस्ट कराऊंगा जब पहलवान खुद अपना नार्को टेस्ट कराएंगे। हालांकि पहलवानों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और वो तैयार हो गए। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नार्को टेस्ट किया जाए, उसके बाद हम करवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर से उन्होंने कहा कि जो 7 यौन शोषण के मामले जो 7 लड़कियां हैं उनका भी यो नार्को टेस्ट किया जाए। साथ ही साथ विनेश फोगाट और बजरंग हमारा भी नार्को टेस्ट किया गया, क्योंकि ये जो नार्को टेस्ट है पूरा लाइव टेलीकास्ट मीडिया के माध्यम से देश की सारी जनता देखेगी। क्योंकि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारा नार्को टेस्ट में आएगा। अगर लगातार ब्रजभूषण झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सियासत की राजनीति जो खेली जा रही है वो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण और पहलवानों के बीच में खेली जा रही है। जावेद, शिवम, अहम बात यहाँ पर यह भी है क्योंकि जिस तरह से पहलवानों ने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अपना जो नार्को टेस्ट है वो कराएंगे, तो क्या लगता है यहाँ पर क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो नार्को टेस्ट किया जाएगा मीडिया और हम चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में किया जाए, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि देश दुनिया में मीडिया के द्वारा देश दुनिया में लाइव टेलीकास्ट जाएगा। क्योंकि अगर जो आप देखिए कि लगभग 30 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है पहलवानों के द्वारा लगातार। बिल्कुल शिवम, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 30 दिनों से ये सभी पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अपने सत्ता काल में हमेशा समाज के पिछड़े वर्ग का उत्पीड़न और उन्हें अपमानित किया, जबकि भाजपा ने नरेंद्र मोदी के रूप में पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनाया और 9 वर्षों से उन्हें देश की सेवा का मौका दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यह भी बात मोदी समुदाय के राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाने के अभियान पर निकले हुए हैं। नतीजा सबके सामने है। कहीं पर विश्व की हस्ती उनसे ऑटोग्राफ मांग रही है तो कहीं पर समक्ष पैर छू रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जुबान एक बार फिर फिसलती हुई नजर आई है। पत्रकार के सवाल पूछने पर उन्होंने समान नागरिक संहिता का समर्थन और सरकार बनने पर इसे लागू करने की बात कह दी। समान नागरिक संहिता का कांग्रेस विरोध करती रही है और इसे किसी भी राज्य में लागू करने के खिलाफ है। असम में समान नागरिक संहिता लागू करने का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने नहीं किया था। समान नागरिक संहिता बिल्कुल। अभी तो हमारे वचन पत्र आ रहे, देखिए मैं उस वचन पत्र का पूरा खुलासा नहीं करना है, अभी तो। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले मामले में रविवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया। अगर इस मामले में जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचित किया था, लेकिन पीएम ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था।
उधर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपए के नोट को बदलने को लेकर पैनिक की जरूरत नहीं है। आपके पास नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय है। बाजार में दूसरे नोटों की कमी नहीं है। आरबीआई स्थिति पर नजर रखे हुए क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह कदम उठाया गया है। आरबीआई ने 2000 रुपए के बैंक नोटों को और नहीं छापने का फैसला किया है। इन नोटों को नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में शुरू किया गया था। इन्हें सिस्टम से तेजी से वापस लिया जाएगा। केंद्रीय बैंक का मानना है कि इन नोटों को छापने का मकसद पूरा हो चुका है। Let me at the outset clarify and let me sort of re-emphasize that it's a part of the currency management operations of the Reserve Bank. According to Section 27 of the RBI Act, the Reserve Bank is required to not issue notes which are excessively soiled, defaced or damaged. Under that section, for a long time, the Reserve Bank has been following what is called a clean note policy. उधर कर्नाटक में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब कांग्रेस अगले मिशन की तैयारियों में जुटने जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्टी का सीधा मुकाबला भाजपा से है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस, भाजपा और सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बताए जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस इन राज्यों में चुनावी रणनीति पर काम कर रही है और इसी के मद्देनजर पार्टी ने 24 मई को इन राज्यों के पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करेगी। उधर मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी को धमकियां मिलने की खबर सामने आई है। इस बात की जानकारी खुद समीर वानखेड़े ने दी। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को कोई डराने की कोशिश कर रहा है और गंदे गंदे मैसेज भी कर रहा है, जिसकी शिकायत वे पुलिस में करेंगे। आपको बता दें कि सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया है कि उन्होंने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और आर्यन खान के खिलाफ आरोप नहीं लगाने का वादा किया। साथ ही आरोप यह भी है कि इस रिश्वत राशि में 50 लाख रुपए वो पहले ले चुके हैं। उधर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सत्येंद्र जैन के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। सीएम केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश से करीब 300 हज यात्रियों का पहला जत्था लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हो चुका है। प्लेन रवाना होने से पहले जिला प्रशासन और हवाई अड्डे के अधिकारियों ने हज यात्रियों का स्वागत किया। राज्य हज समिति के अध्यक्ष के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 300 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था लखनऊ से हज के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश के कुल 26,786 तीर्थयात्री हज पर जाएंगे, जिसके लिए राज्य ने 31 कोटा निर्धारित किया था। हालांकि कम लोगों ने आवेदन किया था और इसीलिए 26,786 लोगों को हज के लिए चुना गया था। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़।